Hello everyone, welcome to Win the Race, and today we'll be continuing the second chapter of history. This is of class 7 history and this will be your third part. दो part already हो चुका है. So today's topic is the administration of the empire. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, जो एम्पायर जो भी राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर, देखिए जो पेजेंट्स का सेटलमेंट था उनको बोला जाता था उर. बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, जैसे जैसे इरिगेशन में देखिए बदलाव आया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह से क्या होने लगा, ये जो पेजेंट्स का सेटलमेंट है उनका सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा, क्योंकि इनका इरिगेशन अच्छा होने लगा, एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होने लगी, है ना. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. अब छोटे छोटे उर जो पेजेंट्स के होते थे वो मिलजुल करके बड़े बड़े नाडू बन गए. ठीक है, बड़े बड़े यूनिट्स बन गए जिसको कहते थे नाडू. The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. तो जो विलेज काउंसिल थे और नाडू, जो बड़ा जो एरिया जो नाडू था, ये लोग जो क्या करते थे, ये लोग बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैरी ऑन करते थे और लोगों को जस्टिस भी देते थे और लोगों से टैक्स कलेक्शन भी किया करते थे. Rich peasants of the Villala caste exercised considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of the central Chola government. तो जो rich peasants होते थे, जो बहुत ही अमीर किसान होते थे वेलाला कास्ट के, ये लोग बहुत ही कंट्रोल किया करते थे नाडू को, पूरी अच्छी तरह से जो नाडू को कंट्रोल किया करते थे. किसके अंडर में? छोला गवर्नमेंट के अंडर में. The Chola kings gave some rich landowners titles like Muvedavelan, a villain और peasant serving three kings. तो जो छोला राजा थे ये लोग रिच लैंड ओनर को कुछ टाइटल्स दिए थे, जिसका क्या टाइटल वो लोग दिए थे? मुवेन द वेलन. ठीक है, जिसका मतलब होता है अ वेलन या पेजेंट जो कि राजा को सर्व कर रहा हो. अरियार मतलब चीफ, है ना, हेड. एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, तो राजा ने इन लोगों को एक अच्छे अच्छे टाइटल से नवाजा था रेस्पेक्ट के लिए. एंड एंट्रस्टेड देम विथ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. और जो राजा लोग थे ये लोग क्या करते थे? एंट्रस्टेड का मतलब है असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इंटरेस्टेड मतलब असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको वर्ड मीनिंग हर वीडियो में दे देती हूँ, आप लोग उसको आप देख सकते हैं और वीडियो को समझ सकते हैं, ये आपके लिए आसान होगा. तो इंटरेस्टेड का मतलब होता है असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो राजा लोग जो इन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे अपने ऑफिसर्स का और अपने स्टेट का एज अ सेंटर. ओके, अब है टाइप्स ऑफ लैंड. कौन कौन से तरह के लैंड जो है इनको दिया जाता था. छोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड. छोला इंस्क्रिप्शन जो छोला के बारे में जो लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में, उसमें अलग अलग लैंड की कैटेगरीज बताई गई है. पहला देखिए, वेलन वगाई. ठीक है, वेलन वगाई क्या होता है? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर्स, जो ब्राह्मण नहीं है उनके लिए, फार्मर्स लोगों के लिए. फिर है ब्रह्मदेया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, लैंड जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया गया. फिर है शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, ये स्कूल के मेंटेनेंस के लिए ज़मीन दी जाती थी. देवदाना और त्रिनुमक्तुकानी, ये लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, टेम्पल्स के लिए लैंड दी जाती थी. पलिच पलिचदम, ये है लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, ये जैन इंस्टीट्यूशन के लिए लैंड जो है उनको डोनेट की जाती थी. अब देखिए, वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेया. आपने यहाँ पर देखा कि जो ब्राह्मण्स थे इनको क्या मिलती थी राजा लोग से? ये लोग को लैंड मिलती थी एज ब्रह्मदेया. ठीक है. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी रिवर एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा ब्राह्मण जो है कावेरी रिवर के किनारे किनारे सेटल होने लगे, क्योंकि राजा जो है इनको ज़मीन देने लगे. ईच ब्रह्मदया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स. तो हर ब्रह्मदया को कौन देखता था?
इट वॉज लुकड आफ्टर असेंबली या एक सभा के द्वारा देखी जाती थी, जिसमें प्रोमिनेंट ब्राह्मण होल्डर्स रहते थे, जो कि प्रोमिनेंट फिक्स ब्राह्मण होल्डर रहते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो असेंबली कार्य करती थी। द डिसीजंस वेर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल। इनके जो डिसीजन थे वो अच्छी तरह से स्क्राइब करके लिखे रहते थे, या तो टेम्पल्स जो मंदिरों के दीवारों पर भी लिख लिए जाते थे, जो भी इनके डिसीजन होती थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेशनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन। अब जो टाउन में कुछ जो ट्रेडर्स होते थे जिनका नाम होता था नगरम्स, ये भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को टाउन में कैरी ऑन करते थे। Inscriptions from Uttaramerur in Chingaleput district, Tamil Nadu provide detail of the way in which the sabha was organized. तो एक inscription जो कि चिंगलेपुट से मिला है, ओके उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई है कैसे ये सारी सभाएं जो इनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। द सभा had separate committees to look after irrigation works, garden, temples etc. तो ये जो सभा थी ये अलग अलग कमेटी बना के रखी थी, जिससे इरिगेशन सिंचाई का काम देखा जाता था, गार्डन का काम देखा जाता था, मंदिर का काम देखा जाता था। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़ वेर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीव्स। तो जो भी एलिजिबल थे इस कमेटी में रहने के लिए, उनका जो नाम है वो पाम लीव्स में लिख लिया जाता था। दीज, इसको क्या बोलते थे, इसको टिकट बोलते थे। दीज टिकट्स वे पुट इनटू एन अर्दन पॉट फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। अब देखिए जो है सबका नाम लिख दिया जाता था, फिर एक छोटे बच्चे से बोला जाता था, अर्दन पॉट में उसको रख दिया जाता था, मिट्टी के बर्तन पे रख दिया जाता था, और एक छोटे बॉय को बोला जाता था कि आप इस टिकट को निकालिए, और फिर ईच कमेटी में कौन कौन रहेगा उससे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंस्क्रिप्शन एंड टेस्ट में क्या क्या लिखा हुआ वो देख लीजिए। वी शुड हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, द उत्तरामेरर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन। तो उत्तरामेरर का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन जो है वो मेंबर, सभा का मेंबर बन सकता है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जो भी मेंबर बनना चाहता है सभा का, वो लोग क्या होने चाहिए, वो लैंड ओनर होने चाहिए, उसको उनके पास लैंड होना चाहिए, और जिससे कि लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट होता हो। फिर आपका दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदा, वेदा का नॉलेज होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उनको बहुत अच्छी तरह से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जानने चाहिए, वो बहुत ऑनेस्ट, सच्चे होने चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर कोई दूसरे कमेटी का मेंबर था लास्ट 3 साल तक, तो अभी वो दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot consent the election। जो भी अपना सही तरीके से जमा नहीं किया है कुछ भी चीज़, रेवेन्यू वगैरह, तो वो लोग जो है वो लोग इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में नहीं खड़े हो सकते हैं। While the inscription tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyapuranam, a 12th century Tamil work, which informs us about the lives of ordinary men and women। तो देखिए यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसपे ऑर्डनरी लोगों के बारे में दिया हुआ है, बाकी सब में तो क्या डिसीजन होती थी और क्या क्या काम होती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए नॉर्मल मैन एंड वुमेन के बारे में लिखा हुआ है। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अदनूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट, हैमलेट किसको बोलते हैं, एक जगह, एरिया, विलेज बोलते हैं, ऑफ पुलियाज, अ नेम यूज फॉर सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण एंड विलास। तो एक सोशल ग्रुप है पुलियाज करके, जो कि थोड़ा सा लोअर कास्ट के है। स्टडेड विद स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड थैच एंड इनहेबिटेड बाय एग्रेरियन लेबरर्स एंगेज इन मेनियल ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटे छोटे हट में लोग रह रहे हैं, छोटे मोटे ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। इन द थ्रेश होल्ड ऑफ हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन द ग्रुप्स। तो यहाँ पर छोटे छोटे हट से अगल बगल छोटी छोटी मुर्गियाँ जो है वो घूम रही है। डार्क चिल्ड्रन हु वोर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन वे प्रैंकिंग अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज़। तो छोटे बच्चे जो है जो काले है कलर में, उनके गले में और उनके हाथों में ब्लैक आयरन का कुछ ब्रेसलेट्स है, और वो लोग छोटे पपीज़ को, कुत्ते के बच्चे को अपने हाथों
हाथों में लेके घूम रहे हैं. In the shade of the Marundu Arjuna trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. और एक जगह एक ट्री के नीचे में एक फीमेल लेबर है, वो अपनी बेबी को एक लेदर की शीट में सुला रही है. देयर वे मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांच ड्रम्स वे हैंगिंग. और मैंगो ट्री में ड्रम्स हैंग कर रहे हैं. एंड अंडर द कोकोनट पाम्स इन द लिटिल हॉलो ऑन द ग्राउंड टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग. तो फिर देखिए कोकोनट पाम के नीचे वहाँ पर जो फीमेल डॉग है वो लेटी हुई है. द रेड चेस्टेड कॉक क्राउड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्राउनी पुलियार टू देयर डेज वर्क. और फिर देखिए मॉर्निंग में क्या होता है कि कॉक जो है कुकड़ू को करती है और फिर डे का शुरुआत हो जाता है. एंड बाय डे अंडर द शेड ऑफ कांची ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ वेवी हेड पुलिया वुमेन सिंगिंग एज दे वह हस्किंग पैडी. और फिर देखिए जैसे कि दिन में लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पर जो है कांजी ट्री के नीचे आवाज़ आ रही है. एक वेवी हेड मतलब एक लेडी जो काम कर रही है उसके बाल पूरा इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो गाना गा रही है जब वो पैडी को हस्क कर रही है. मतलब कि उसको हस्किंग पैडी मतलब पैडी जो है उसको ऐसे करके फटकना जो होता है ना, और उससे जो जितना भी हस्क है उसको निकालना होता है, उसको बोलते हैं हस्किंग. पैडी को हस्क कर रही है. ऑलराइट. So, in this way, we have come towards the end of the chapter. China under the Tang Dynasty is not much necessary for you. So, I request all of you to go through the chapter. It is very easy. If you go through my video, you will be able to understand. I have tried to make you understand the chapter in a very easy method. So, I hope you all have understood the chapter. So, this much for today. I'll continue all the other chapters in the next videos. Thank you.